जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग आर्मी टेक्निकल एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का जो टेस्ट पेपर है ये आपका दिसंबर 2020 में आर्मी टेक्निकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आज ओरिजिनल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर को देख करके आप लोग को एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का पेपर लिए हैं। आप लोग को वीडियो को पॉज करके पहले उत्तर देना है, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और उत्तर का मिलान कीजिए, फिर देखिए आपका स्कोर कितना आया है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी महिला सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? बछेंद्री पाल, जुंको तबई, संतोष यादव, शेरपा तेंजिंग। इस क्वेश्चन का सही जवाब जुंको तबई होगा। कहाँ की थी ये? जापान की थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संतोष यादव एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। शेरपा तेंजिंग विश्व में सबसे पहले पुरुष में चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे शेरपा तेंजिंग, और इसके साथ है एडमंड हिलेरी। शेरपा तेंजिंग भारत का और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। दूसरा नंबर सवाल है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? एथेंस, सेंट लुइस, स्पार्टा, रोम। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? जल्दी जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब एथेंस होगा। पहला ओलंपिक खेल एथेंस में हुआ था। 3 नंबर सवाल है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। 4 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, तक्षशिला। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पड़ता है ये? नेपाल में। बोध गया क्या है? यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ ये क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। 5 नंबर सवाल है, चांदीपुर किस राज्य में है? चांदीपुर किस राज्य में है? पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तरांचल। चांदीपुर किस राज्य में है? पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तरांचल। इस क्वेश्चन का सही जवाब उड़ीसा होगा। चांदीपुर उड़ीसा में है। उड़ीसा राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। दूसरा सेक्शन है भौतिक विज्ञान। इससे पहले था आपका समान ज्ञान, दूसरा सेक्शन है भौतिक विज्ञान। 6 नंबर सवाल, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केपलर का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, गति के संरक्षण और कूलाम का सिद्धांत। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन देकर के जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन केपलर का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, गति का संरक्षण और कूलाम का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब न्यूटन का सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम ये रॉकेट सिद्धांत आधारित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? कूलम, गैलीलियो, वोल्टा, न्यूटन। तो विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन देकर के जवाब दीजिए। कूलम, गैलीलियो, वोल्टा, न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब वोल्टा होगा। अलेसांड्रो वोल्टा। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? अलेसांड्रो वोल्टा। ठीक है। 8 नंबर सवाल है, सूर्य से आती हुई किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य से आती हुई किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस, वक्रता केंद्र, पोल, त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब फोकस होगा। 9 नंबर सवाल है, 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है?
4 ऑप्शन है, देख के जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्या होता है फार्मूला? C-0 बटे 100 बराबर AF माइनस 32 बटे 180। यहाँ पर सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा? C का मान 0, उसके बाद F का मान निकल जाएगा। C का मान 0 पुट कर देंगे, F का मान निकल जाएगा। चाहे जिसका भी पूछेगा ये फार्मूला द्वारा निकल जाएगा। 10 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश से प्राप्त वर्णक्रम में किस रंग की किरण के विचलन न्यूनतम होती है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? सबसे विचलन उसी का कम होगा जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा किसका होता है? लाल का, तो उसका विचलन सबसे कम होगा। ठीक है, विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी का। सबसे कम किसका? लाल का। तो ऑप्शन नंबर ए। तो श्वेत प्रकाश से प्राप्त वर्णक्रम में लाल रंग की किरण का विचलन न्यूनतम होगा। 11 नंबर सवाल है, अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? ह्यूजन का नियम, मैक्सवेल का नियम, स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम। तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं? किस तापमान पर, किस पैमाने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं? -20 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और -30 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं? -20 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब -40 डिग्री सेल्सियस। तो इससे -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। 13 नंबर सवाल है, बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पानी, भाप, पारा, कोई तरल पदार्थ। तो बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख के बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बैरोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर, लीटर, वेग, सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर डायोप्टर होगा। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। 15 नंबर सवाल है, एक अशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट, 960 वाट, 746 वाट, 550 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 746 वाट होगा। ऑप्शन नंबर सी। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? 16 नंबर सवाल है, कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? जूल पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 नंबर है केजी मीटर पर सेकेंड। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है, देख के बताइए क्या इसका उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। इसको जूल सेकेंड भी कहते हैं, जूल सेकेंड भी कहते हैं, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड कहते हैं। ठीक है, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? L बराबर mv/r, mv/r, m मास, v वेलोसिटी और r जो है रेडियस। ठीक है, तो कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ध्यान समझिए, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बल, ऊर्जा, जूल, दबाव। बल, ऊर्जा, जूल, दबाव।
क्या होगा? तो प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यहाँ पर के मान हटा दीजिए, यहाँ खाली स्थान है। प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दबाव कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। 18 नंबर सवाल है, डायन किसकी इकाई है? डायन खाली स्थान की इकाई है, किसकी इकाई है? बल का, शक्ति का, कार्य का, संवेग का। तो डायन दिए गए 4 ऑप्शन में किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर बल होगा। डायन बल की इकाई है। सीजीएस पद्धति में जिस तरह से कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है, और कार्य का सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है। उसी तरह से बल का एसआई मात्रा होता है न्यूटन, और बल का सीजीएस पद्धति में होता है डायन। तो डायन किसकी इकाई है? बल की है। और इस नंबर सवाल है, प्राथमिक रंगों का सही समूह कौन सा है? प्राथमिक रंगों का सही समूह कौन सा है? लाल, काला और हरा, लाल, नीला और काला, नीला, हरा और लाल, लाल, नीला और पीला। प्राथमिक के रंगों का समूह कौन सा है? दिए गए 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब लाल, लाल, हरा, नीला, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीला, हरा, लाल। प्राथमिक रंग कौन कौन आता है? नीला, हरा और लाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? फोटोसेल जो है, सौर सेल जो है, प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? दिए गए 4 ऑप्शन आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विद्युत ऊर्जा होगा। फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगला सेक्शन है रसायन विज्ञान। इससे पहले हम लोग पढ़े भौतिक विज्ञान, अगला सेक्शन है रसायन विज्ञान। 21 नंबर सवाल है, खाने वाला सोडा क्या है? खाने वाला सोडा क्या है? Na2CO3, K2ClO3, Na2SO4 और NaHCO3। तो खाने वाला सोडा कहते हैं इंग्लिश में बेकिंग सोडा कहते हैं। तो उसका सूत्र पूछा है, इसका फार्मूला, रासायनिक फार्मूला क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। Na2CO3 क्या है? धोने वाला सोडा है, सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। 22 नंबर सवाल है, रॉक सॉल्ट का रासायनिक फार्मूला क्या है? रॉक सॉल्ट का रासायनिक फार्मूला क्या है? NaCl, NaOH, CaOH का होल 2, NH4OH। रॉक सॉल्ट का रासायनिक फार्मूला क्या है? दिए गए 4 ऑप्शन आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो रॉक सॉल्ट का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। साधारण नमक का सूत्र NaCl है। रॉक सॉल्ट साधारण नमक कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। NaOH क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH का होल 2 क्या है? ये बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना का होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आपका अगला सेक्शन गणित है, मैथ है। 31 नंबर सवाल है, A और B एक काम को 12 दिन में करते हैं, B और C 15 दिन में करते हैं, C और A 20 दिन में करते हैं। यदि तीनों इकट्ठा काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? A और B एक काम को 12 दिन में करते हैं, B और C 15 दिन में करते हैं, C और A 20 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिल के करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। A और B, A प्लस B मिल करके ये 12 दिन में करते हैं। B और C 15 दिन में करते हैं। C और ये
20 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम निकलता है, एलसीएम क्या निकलता है? टोटल काम। तो 12, 15, 20 का एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा? 60 आएगा। साइड से निकाल लीजिएगा। ये 60 काम करना है, दोनों मिलके 12 दिन में करता है 60 काम। तो एक दिन में कितना करता होगा? 5 काम करता होगा। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पचे 60, मतलब एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में 12 पचे 60 काम हो जाएगा। बी और सी 60 काम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा? 4 काम। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। सी और ए 60 काम कितना दिन में करता है? 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा? 3 काम करता होगा। एक दिन में इस 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। ये क्या निकल गया? एक दिन का क्षमता। ए और बी एक दिन में 5 काम, बी और सी एक दिन में 4 काम, सी और ए एक दिन में 3 काम करते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5, 4, 9 और 3 12 काम हो रहा है एक दिन में। लेकिन व्यक्ति कितना हो गया है? 2 व्यक्ति यहाँ, 2 व्यक्ति यहाँ, 4 और 2 6 व्यक्ति। 2 बार ए काम कर रहा है, 2 बार बी काम कर रहा है, 2 बार सी काम कर रहा है। तो यहाँ पर 6 व्यक्ति मिलकर 12 काम कर रहा है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे अगर, तो ए और ये 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कटेगा, 2 छक्के 12, मतलब तीनों व्यक्ति मिलकर के कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। ये 12 क्या था? ये 6 आदमी था, तो 3 आदमी कितना करेगा? आधा करेगा, इसका आधा करेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 6 काम। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करता है। काम कितना करना है? 60 काम। तो एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे, तो एक दिन में कितना काम होता है? 6 काम। 6 से डिवाइड करिए, 6 दे के 60, ये आपका 10 दिन। तो तीनों मिलके काम करेंगे तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आया, ठीक है, 10 दिन। 32 नंबर सवाल है, एक कमरा 5 मीटर लंबा, 3.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 56 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर, 51 मीटर स्क्वायर और 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कमरा का लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, चौड़ाई कितना है? 3.5 मीटर और ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जो होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। वही होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ ही कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है और इसका क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। एल का वैल्यू कितना? 5। बी का वैल्यू, बी मतलब ब्रेथ, चौड़ाई 3.5। ऊंचाई कितना है? 3 है, 3। 2 तिया 6, ये भी तो गुना में है, 2 तिया 6। यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाला को जोड़िए, 5 और 3 8.5 हो जाएगा। 8.5 गुना कर दीजिए, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 6 गुने 8 48, 48 और 3 51। एक दशमलव के पहले, एक अंक के पहले दशमलव है, एक अंक के पहले दशमलव लिखेंगे। पॉइंट के बाद 0 खत्म। 51 क्या निकल गया? 51 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो कमरे का 4 दीवार क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। 33 नंबर सवाल है, 631 में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो? योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। 45, 30, 25, 36। इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? क्या सॉल्व करते देखते क्या आता है। 631 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं?
जैसे 81, 81 किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, 9 का है, तो 81 ये पूर्ण वर्ग है। जैसे आपका 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है, तो 64 किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो जो संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो 64 पूर्ण वर्ग है, 81 पूर्ण वर्ग है। ठीक, तो 631 में कौन सी संख्या जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बनेगा, तो मतलब 631 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए इधर 631 है, आपको 1 से लेकर के कम से कम 30 तक संख्याओं के वर्ग पता होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के संख्या का वर्ग पता होना चाहिए। जैसे 25 का कितना होता है, 25 का होता है 625। 26 का कितना होता है 676। देखिए तो ये 625 से ज़्यादा है, 625 से ये ज़्यादा है, और ये 676 से कम है। मतलब 631 में क्या जोड़ेंगे कि 676 आएगा, क्योंकि 625 लेंगे तो इसमें दिया जाता कि 631 में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो क्या करते हैं 631 और 625 का अंतर ले लेते हैं। लेकिन क्या बोलता है कौन संख्या जोड़ी जाए, मतलब 625 वाला नहीं, इससे अधिक बढ़ गया है और इसका अधिक बढ़ गया है, तो इसके बाद 631 में कौन संख्या जोड़ेंगे जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 25 के बाद क्या होता है 26 होता है, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। तो देखिए 676 में कितना कम है, 6 में जाएगा तो 5, 7 में 3 जाएगा तो 4, मतलब 45 अगर इसमें और जोड़ देते हैं तो 676 बनता, और 676 26 का वर्ग है, और 676 पूर्ण वर्ग है। तो कितना जोड़ने पर 676 आएगा, 631 में 45 जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे तो 676 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए 45। 631 में 45 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, दो संख्याएं का जोड़ 8 है, यदि उनका जोड़ उनके अंतर का चरगुना है तो संख्या क्या है। दो संख्याएं का जोड़ कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यदि उनका जोड़ उनके अंतर का चरगुना हो तो संख्या क्या है। जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। दो संख्याओं का जोड़ 8 है, तो ऑप्शन में जितना 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा जिसमें संख्याओं का जोड़ कितना चाहिए 8। 3 और 5 8, 6 2 8, 1 और 7 8, 4 4 8। ऑप्शन से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा, यदि उनका जोड़ 3 और 5, ए ऑप्शन ले चलते हैं, यदि उनका जोड़ उनके अंतर का, अंतर मतलब दोनों का अंतर घटा, उनके अंतर का 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 5 में 3 2, ठीक है। अंतर का अंतर कितना आ गया 2, ठीक है। उनके अंतर का चरगुना होगा, उनका जो जोड़ होगा उनके अंतर का ये कितना गुना होगा 4 गुना होगा। देखिए तो ये 2 है और ये कितना है 8 है, तो क्या 4 गुना नहीं हुआ। ये 2 है और 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 4 गुना हुआ ना जी। दो संख्याओं का जोड़ उनके अंतर का, किनके अंतर का संख्याओं का अंतर का, संख्याओं का अंतर कितना आया 2 आया, तो इसके अंतर का कितना होना चाहिए 4 गुना होना चाहिए। तो 4 गुना तो है 2 चौके 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको बनाते हैं दूसरा मेथड से तो क्या है, दो संख्याओं का जोड़ 8 है, दो संख्या मान ली x + y = 8, यदि उनका जोड़ मतलब x + y, उनका जोड़ उनके अंतर का, अंतर मतलब घटा, उनके अंतर का, ये जोड़ है इनके अंतर का ये कितना गुना है 4 गुना है, ये 4 गुना है। जब बराबर करेंगे तो 4 इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2 है, यहाँ ये 8 है और ये 2 है, तो कितना गुना ये 4 गुना है, तब बराबर करेंगे 4 इससे गुना कर देंगे, ठीक है, तब बराबर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, x + y इसको 1 मान लीजिए ना, बराबर 4x - 4y,
ये 4 एक बार इससे गुना होगा और एक बार इससे गुना होगा। ये x प्लस इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -4y प्लस हो जाके माइनस जाएगा, ये -3x हो जाएगा और -5y हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, x बटे y, ये 5 है, ये नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो x बराबर 5 y बराबर 3 आ गया। या तो यहाँ से x बराबर 5 बटे y, x बराबर 5y बटे 3 निकाल लीजिए। या चलिए देखिए x बराबर 5 y बराबर 3 पुट करते हैं, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, इस मेथड से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या है? 100 मीटर, 200 मीटर, 180 मीटर, 160 मीटर। ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक रेलगाड़ी की चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। खंभे को कितना समय पास करती है, 18 सेकंड में पास करती है। क्या पूछा है, गाड़ी की लंबाई। ये गाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, ये आपका खंभा है और इस खंभे को पास करने में समय लगा रहा है कितना सेकंड, 18 सेकंड। इसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा है गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई किससे पूछा है, मीटर में। मान लेते हैं ये होगा x मीटर। ठीक है, समय दिया हुआ है आपका कितना, 18 सेकेंड। अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पास करती है, मतलब अपनी लंबाई पास करती है। रेलगाड़ी अपनी लंबाई पास करती है, मतलब रेलगाड़ी यहाँ आ जाएगा तो इस खंभे को पास कर लेगा, मतलब क्या पास किया है, अपनी लंबाई पास किया है। तो अगर रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट समझना है तो इसका क्लास हो चुका है, आप चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी का लंबाई पूछा गया है। तो लंबाई मतलब क्या है, दूरी है, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना है, 18 सेकेंड है। पूछा किस में है, मीटर में है। क्या दिया हुआ, ये किलोमीटर में है। तो 40 प्रति घंटा मतलब नीचे घंटा, किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर में, और घंटा को चेंज करना पड़ेगा सेकेंड में। जो सेकेंड यहाँ है उस सेकेंड लिखना पड़ेगा, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो 1000 से गुना कर देंगे तो ये चेंज हो गया मीटर में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा कहने मतलब है ये प्रति घंटा नीचे, मतलब घंटा नीचे, तो ये पढ़ाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 1 घंटा है, और 1 घंटा को चेंज कीजिए किस में, सेकेंड में। तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड होता है गुने 18 सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल। ठीक है, यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएगा और कटेगा, काटिए। यहाँ 4 देंगे 40 और 4 9 36, ये होगा 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 क्या हो जाएगा, 10 देंगे 100, 100 गुने 2 कितना मीटर, 200 मीटर। 200 मीटर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस किलोमीटर प्रति घंटा को यहीं पर मीटर प्रति सेकंड चेंज कर देते हैं तो क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। जैसे देखते हैं क्या था, ये आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको 5/18 से गुना कर देंगे, गुने ये 18, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ये मीटर प्रति सेकंड में गुने 18 सेकंड, सेकंड कैंसिल, ये 18 कैंसिल, 40 पचे कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, तो ये बताया गया था। तो इसको
इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए या रेलगाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप पिछले क्लास में रेलगाड़ी का क्लास हो चुकी है, आप जा कर के चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के खोल के देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, एक किले में 1000 व्यक्तियों के लिए 48 दिन के खाद्य सामग्री की व्यवस्था है। यदि वहाँ 600 व्यक्ति और पहुँच जाते हैं तो अब खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? 30 दिन के, 30 दिन, 45 दिन, 25 दिन, 35 दिन। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। एक किले में 1000 व्यक्तियों के लिए 48 दिन की खाद्य सामग्री की व्यवस्था है। यदि वहाँ 600 व्यक्ति और पहुँच जाते हैं तो अब खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो पहले व्यक्ति कितना था? 1000 व्यक्ति था। 48 दिन वो चलता खाना, लेकिन 600 व्यक्ति और पहुँच जाता है तो खाना जल्दी समाप्त हो जाएगा, मतलब 48 दिन नहीं, कम ही दिन चलेगा, ये न है। तो ये व्यक्ति 1000 व्यक्ति है और इसके लिए 48 दिन का व्यवस्था था, मतलब इतना भोजन था। 1000 व्यक्ति 48 दिन खा सकता था, लेकिन 600 व्यक्ति और पहुंच गया, 600 और पहुंच गया तो व्यक्ति की संख्या कितना हो गया? 1600। 1000 और 600, 1600 हो गया। ठीक है, अब 1600 व्यक्ति कितना दिन में खत्म करेगा? तो ये भोजन बराबर नहीं हो जाएगा। आदमी की संख्या कम, दिन संख्या ज़्यादा, आदमी की संख्या ज़्यादा, दिन की संख्या कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना दिन चलेगा? 1 दिन चलेगा। काटिए, 2 0 2 0 कैंसिल, सलतिया 48, 3 देह के 30, मतलब x बराबर 30 दिन। वह खाना कितना दिन तक चलेगा? वह खाना 30 दिन तक चलेगा। 37 नंबर सवाल है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो tan थीटा बराबर दिया हुआ 4/3, तो पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या वैल्यू होगा? 7/5, 4/3, 3/5 या 1 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3। ठीक है, समकोण त्रिभुज लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये दिया हुआ है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दिया हुआ है। ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। ये दिया हुआ है लंब कितना? 4, आधार कितना? 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से एच का मान निकल जाएगा, हाइपोटेनस निकल जाएगा, कर्ण का मान निकल जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 9, कितना हो जाएगा? 25, मतलब 5। ये कितना निकल गया? 5 निकल गया। क्या पूछा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब ये P, इस P हो, और ये क्या है? B है, और ये क्या है? H है, H। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण मतलब P बटे H। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना? B और कर्ण H। चलिए सॉल्व कीजिए। P का वैल्यू कितना है? 4, और H का वैल्यू कितना निकल गया? 5। H का वैल्यू 5 निकल गया, प्लस B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5 है। 4 और 3 7/5। जब आधार यहाँ हर समान है तो ऊपर संख्या क्या होगा? जुड़ जाएगा। 4 और 3 7/5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर सवाल है,
एक गांव की जनसंख्या 16,220 है, इनमें से 55% पुरुष एवं बच्चे हैं, तो महिलाएं कितनी हैं? एक गांव की जनसंख्या 16,220 है, इनमें से 55% पुरुष एवं बच्चे हैं, तो महिलाएं कितनी है? देखिए क्या होगा, तो सॉल्व करते हैं। जनसंख्या कितना है? 16,220 है, उसमें से 55% क्या है? पुरुष एवं बच्चे हैं। कोई भी संख्या अपने आप में 100%, ये जनसंख्या भी अपने आप में कितना होगा? 100%। उसमें 55% निकल गया पुरुष और बच्चे। 100% में 55% ये क्या है? पुरुष और बच्चे हैं। तो 100 में 55 निकल गया तो बचा कितना? 45। 100 माइनस 55 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 क्या होगा? महिलाएं होगा, ये महिलाएं होगा। ठीक है, 45% महिलाएं होगा। तब 55 45 कितना हो जाएगा? फिर 100 हो जाएगा। तो महिलाएं कितना है? तो महिलाएं कितना प्रतिशत है? 45% है। मतलब जितना संख्या होगा, जितना जनसंख्या है उसका 45% क्या है? महिलाएं हैं। कितना जनसंख्या है? 16,220। इसका कितना प्रतिशत है? महिलाएं 45% है। तो इसका 45% निकाल देंगे। अगर इसमें पूछता कि पुरुष और बच्चों की संख्या कितना है, तो 55% का वैल्यू निकालते हैं। 16,220 गुने 55/100। यहाँ क्या पूछा है? महिलाएं पूछा है। कितना प्रतिशत है? 45% है। 1 0 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, गुना कर दीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 7,299 महिलाएं होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, दी हुई श्रेणी 8 + 11 + 14 + 17 प्लस डॉट 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 में 15 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब इस तरह जो बढ़ रहा है सीरीज वह 15 पद है। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 14 पद, इसी तरह से 15 पद तक दिया गया है और उसका योग ज्ञात, योग पूछा है कि योग उसका क्या होगा। 436, 435, 335, 500 बना के देखिए, सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आपका क्या उत्तर आता है। तेजी सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। श्रेणी क्या दिया हुआ है? 8 + 11 + 14 + 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, योग पूछा है। योग एसन बराबर, एसन क्या दिखाता है? योग। एसन बराबर n/2 2a + n-1 × d, ये भी होता है। और दूसरा क्या होता है? एसन बराबर n/2 a + tn। ये कब के लिए है? जब पहला पद और लास्ट पद मालूम है। ये किसके लिए है? जब यहाँ पर लास्ट पद मालूम नहीं है और n का वैल्यू दिया है। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। a क्या है? पहला पद। पहला पद क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। n क्या है? पदों की संख्या, कितना पद है? तो n कितना है? 15 है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। ये अंतर कितने का? कितने का है? 3। ये सार अंतर कितना है? 3। तो d का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो एसन बराबर n/2 2a + n-1 × d। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। n का वैल्यू कितना हो गया? 15। 15/2। a का वैल्यू कितना हो गया? 8। n का वैल्यू कितना हो गया? 15 -1। d का वैल्यू कितना हो गया? अंतर कितने का है? 3 3 का अंतर है। यहाँ जितने का अंतर रहेगा उसको लिखना है। 2 का अंतर रहेगा तो 2 लिखना है। 15/2 यहाँ गुना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 14, 14 42, 15/2, 6 2 8, 4 और 1 5, कितना हो गया? 58। काटिए, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, कितना हो गया ये? 29। मतलब 29 गुने 15 गुना कर दिए, देखिए क्या आता है। 29 15, यहाँ 5 9 45 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 और 4 14,
9 एकम 9, 2 एकम 2, 5, 9 4 13, 9 4 13, 2 1 3 और 1 4, क्या आ गया 435, 435। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 435। 40 नंबर सवाल, 3401 में कम से कम क्या घटाया जाए कि वह 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। मतलब अभी जो संख्या दिया हुआ है 3401 में, इसमें क्या घटाया जाए कि वह 11 से पूरी कट जाए, विभाजित हो जाए मतलब कट जाए। 1 घटाया जाए कि 2 घटाया जाए कि 3 कि 10। देखिए क्या उत्तर आता है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। तो ये 3401 जो संख्या है अभी पूरा 11 से पूरी नहीं कट रहा है। तो 11 से आप भाग लगा देखिए कि शेषफल क्या बच रहा है। तो जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे। 11 तिया 33, क्या उतरा 1 उतरेगा। अब उतरेगा क्या यहाँ पर 0 उतरेगा, जो 11 से नहीं जाएगा। जब कोई संख्या उतरती नहीं जाती है तो उसके लिए फिर यहाँ पर 0 पुट करते हैं, और 0 मतलब अगली संख्या फिर से उतारा जाता है। कितना होगा यहाँ पर 1, तो 1 उतरेगा। कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 9 99 हो जाएगा। 11 में जाएगा 9 कितना 2, शेष पर कितना बच गया 2। अगर ये 2 कम रहता तो 11 से पूरी कट जाता। मतलब जो 2 शेष है इसको घटा देंगे तो संख्या 11 से पूरी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 घटाया जाए। ठीक है। 41 नंबर सवाल है, एक बहुभुज के 5 विकर्ण है तो उसकी भुजाएं क्या होगी। 5 4 6 3। एक बहुभुज के 5 विकर्ण है तो उसकी भुजाएं क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। क्या दिया हुआ है 5 विकर्ण दिया हुआ है। तो बहुभुज के विकर्ण की संख्या बराबर क्या होता है निकालने के लिए an माइनस n इंटू n माइनस 3/2 होगा। ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। विकर्ण कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। n क्या डिनोट करता है भुजाएं। n क्या डिनोट करता है भुजाएं। तो यहाँ पर भुजाएं निकालना है n माइनस 3/2, 5 दूनी 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन से अब बनाएंगे इसको। an का वैल्यू जो भी होगा 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा। पुट करते हैं पहला ऑप्शन, और पुट करने के बाद जो 10 के बराबर आ जाए, मतलब ये सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 10 आ जाए तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। n का वैल्यू पुट कीजिए 5, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, 10 के बराबर आ गया तो सेटिस्फाई कर गया। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, n का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर ये 10 नहीं आता तो ये वैल्यू पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। ये नहीं आता अगला होता, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल गया है। चलिए अच्छी बात है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 हो जाएगा 3, 5 दूनी 10, 10 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर ए 5 आंसर होगा। 42 नंबर सवाल है, 600 रुपया राशि की रकम 4 साल में 720 रुपया होती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाती है तो रकम क्या हो जाएगी। 672, 768, 648, 792। 600 रुपया की राशि 4 साल में कितना हो गया 720 रुपया हो जाता है। और ब्याज की दर अगर 2% बढ़ जाती है तो रकम क्या हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 600 रुपया था, या बढ़ करके 4 साल में हो गया 720 रुपया, मतलब इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। और अगर ब्याज की दर बढ़ा देते हैं 2% तो रकम कितना हो जाएगा, वो राशि बढ़ के कितना हो जाएगा। तो पहले हमको वह दर तो निकालना पड़ेगा कि दर कितना था। अब जितना दर होगा उसमें 2% जोड़ेंगे और उसका ब्याज निकालेंगे, देखेंगे उसके बाद रकम क्या हो जाएगा। पहले हम लोग दर निकालते हैं। यहाँ दर निकालने का क्या है आपका, ये
मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना, मूलधन मतलब P, P कितना दिया हुआ है 600। 4 साल क्या चाहिए, समय, ठीक है। 600 से बढ़ के कितना हो गया 720, तो 720 कैसे हो गया, इसमें ब्याज जुड़ गया, ब्याज कितना हो गया 120 रुपया, 720 रुपया हो गया है, 600 रुपया था 720 रुपया हो गया, तो 720 में जाएगा 600, कितना बचेगा 120, तो आपका जो आई बचा ब्याज हो गया कितना 120 रुपया। आई जितना बढ़ेगा वही ब्याज कहलाएगा, कितना बढ़ा है 120 में बढ़ा हुआ है, तो ब्याज 120 रुपया। यहाँ से आई बराबर होता है P गुने R गुने T बटे 100, आई कितना 120, मूलधन P कितना 600, रेट निकालना है, समय 4 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया, 4 पचे 20, मतलब R बराबर कितना प्रतिशत 5%। अब बोलता है कि रेट को अगर 2% बढ़ा देते हैं तो रकम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 से अब रेट बढ़ गया, नया रेट, नया R 5 + 2 कितना प्रतिशत 7% हो गया। अब रेट 7% हो गया तो बोला रकम क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या हो जाएगा, राशि कितना था 600, ठीक है। तो यहाँ पर 7% क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज, 1 साल का 7%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 28%। 1 साल में 7% ब्याज मिल रहा है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 28% सिर्फ ब्याज मिलेगा। तो 600 का 28% हम ब्याज निकालेंगे तो बोला रकम क्या हो जाएगा, रकम क्या हो जाएगा मतलब मूलधन उसमें जोड़ कर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना होता है 100% होता है, मूलधन कितना होता है 100% और ब्याज कितना 28%, तो मतलब बढ़ के कितना हो जाएगा 128%। किसका 128%, 600 का, तो 600 का 128%। कैसे निकालें, 7% 1 साल का, 4 साल गुना करेंगे 7 के 28% सिर्फ ब्याज, राशि मूलधन कितना होता है 100%, तो 100 और प्लस 28 128%, मतलब 600 का 128% निकालना पड़ेगा, तो वह राशि निकल जाएगा, कितना रकम बढ़ के हो जाएगा। डबल जीरो कैंसिल, 6 गुने 8 48, 6 8 48 बचेगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 कम 6 और 1 7, 768 रुपया हो जाएगा। 600 रुपये से बढ़ करके 768 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर सवाल है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 100 120 105 66, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्या इसका उत्तर होगा। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो लाभ 3 गुना होता है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर CP मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, चलिए क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य और यहाँ लाभ, ठीक है। यहाँ पर लाभ कितना गुना होता है 3 गुना, विक्रय मूल्य को 2 गुना कीजिए, लाभ आपका 3 गुना हो जाता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को x मानते हैं, क्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को x और क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ मालूम हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। चलिए मालूम करते हैं कि आपका लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या मान लिए हैं 100, विक्रय मूल्य क्या माने हैं x, x माइनस 100। आगे
जब विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब क्या है, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को 2 गुना कर रहे हैं तो लाभ कितना हो जा रहा है, 3 गुना। मतलब विक्रय मूल्य पहले x था, अब कितना 2x, क्रय मूल्य वही है कितना 100, तो लाभ कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो 3 गुना हो जा रहा है और ये लाभ बराबर क्या है, x माइनस 100, x माइनस 100 ये लाभ है। ये लाभ कितना गुना हो गया, 3 गुना। जब विक्रय मूल्य को 2 गुना कर रहे हैं तो लाभ कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना। ये लाभ बराबर निकाले ना यहाँ पर, x माइनस 100 यहाँ पुट किए हैं, ये 3 गुना हो जाता है लाभ। कब, जब विक्रय मूल्य को 2 गुना करते हैं। क्रय मूल्य कितना था, 100 है। सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, निकल जाएगा आपका विक्रय मूल्य। यहाँ पर 3x माइनस 300 बराबर 2x माइनस 100। तो ये प्लस इधर आके माइनस, 3x में जाएगा 2x तो कितना x, ये माइनस उधर जाके प्लस। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, 3x माइनस 2x, ये माइनस 100, ये माइनस हो जाके प्लस। तो ये 3x में 2x, x 300 में जाएगा 100, कितना 200, x बराबर कितना निकल गया 200। x क्या माने थे, विक्रय मूल्य, ये आपका 200। क्रय मूल्य क्या माने थे हम लोग, 100। तो बताइए विक्रय मूल्य निकल गया, यहां से लाभ निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना निकल गया 200, तो लाभ कितना होगा 100 रुपया ना। ये 200 कैसे आया, विक्रय मूल्य 100 रुपया लाभ जोड़ दिए हैं। 100 रुपया क्रय मूल्य था, 100 रुपया लाभ, तो हो गया विक्रय मूल्य 200 रुपया। ठीक है, अरे लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 200 में जाएगा 100 तो 100 हो जाएगा। लाभ निकल गया, क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना 100 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना 100, कैंसिल, कितना प्रतिशत 100%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, एक किताब का 5/8 भाग पढ़ने के बाद 168 पेज छूट जाता है तो किताब में कितने पेज होंगे। 450, 504, 448, 468। एक किताब का 5/8 भाग पढ़ने के बाद 168 पेज छूट जाता है तो किताब में कितने पेज होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। एक किताब का 5/8 भाग पढ़ने के बाद 168 पेज छूट जाता है। यहाँ समझिए 5/8 भाग मतलब 8 में से 5 भाग पढ़ लिया है, तो 8 में से 3 भाग बचा हुआ है, और बचा हुआ कितना है पेज, 168 पेज। यहाँ 5/8 भाग पढ़ लिया है, 8 में से 5 पढ़ लिया है, तो 8 में से 3 बचा हुआ है, मतलब 3/8 भाग बचा हुआ है। और पेज कितना बचा हुआ है, 168 भाग में 3/8 भाग बचा हुआ है, और पेज में 168 पेज छूट गया, मतलब बचा हुआ है। तो बोलता है किताब में कुल कितना पेज होंगे। एक का वैल्यू निकाल दिए, एक मतलब पूरा भाग, यहां से काटिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। ये 8 नीचे है, कहाँ गुना हो जाएगा 56 के साथ, मतलब पूरा भाग मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, पूरा भाग बराबर। चलिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 हो जाएगा, 1 भाग, 1 मतलब पूरा, 56 × 8, ये 8 यहाँ गुना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, 40 और 4 = 44। 1 भाग मतलब पूरा भाग, 448, 8 × 6 = 48, 4, 8 × 40 = 4, 44। ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर सवाल है, 50 का 20%
70 का 20% कितना होगा? 24, 17, 19, 14। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 50 का 20%, 70 का 20%। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, 5 दूनी 10। यहाँ पर 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, 7 दूनी 14। 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर ए 24 होगा इसका उत्तर। अगला सेक्शन है रीजनिंग का। 46वां सवाल, श्रेणी डी 8A C 10B B 12C अगला पद ज्ञात करें। डी 8A C 10B B 12C का अगला पद ज्ञात करें। A 14B A 14D A 12C A 11B क्या होगा? तो देखते हैं, सॉल्व करिए। सॉल्व करते हैं। ए क्या है? डी है, सी है, बी है, डी 4, सी 3, बी 2। डी 4, सी 3, बी 2। तो डी है, सी है, बी है, उसके बाद क्या आएगा? ए आएगा। चलिए हटाइए इसको, नहीं लिखते हैं। डी सी बी ए हो जाएगा। 8 10 12 2 बढ़ रहा है, 8 2 10 2 12 और 2 14। ठीक है। ए बी सी के बाद क्या आएगा? डी। ए 14D कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी ए 14D। ठीक है। 48वां सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में पोलिश POLISH को MLIFPE लिखा है तो DIG को क्या लिखा जाएगा? BGD AFD ZFD या EHF? क्या बोला गया है कि सांकेतिक भाषा में पोलिश को लिखा गया है MLIFPE लिखा गया है, तो DIG को क्या लिखा जाएगा? देखते क्या होगा। POLISH को लिख रहा है MLIFPE, तो पूछा है DIG को क्या लिखा जाएगा। तो जिस तरह से इसको लिखा गया होगा उसी तरह से इसको लिखा जाएगा। देखिए तो P इसका पोजीशन नंबर कितना होता है? 16। इसके पिछले वाला क्लास में बताया गया था कि लेटर, ये आपका 26 लेटर अल्फ़ाबेट लेटर है, उसका पोजीशन नंबर और उसका अपोजिट लेटर याद कर लेना है। उसी का यूज कर रहे हैं। अगर याद रहता है जल्दी क्वेश्चन बनेगा। P का कितना? 16, O का कितना? 15, L का 12, I का 9, S का 19 और H का 8 होता है। ये क्या होता है? 13 और ये 12, I का 9, F का 6, P का 16 और E का 5 होता है। देखिए तो 16 13 15 12 12 9 9 6 19 16 8 5 क्या किया गया है? सब में 3 3 घटा दिया गया है, तो इसको भी 3 3 घटा के लिखना पड़ेगा। तो D का कितना होता है? 4, I का 9 और G का 7। यहाँ से 3 माइनस कीजिए, 3 माइनस कीजिए, 3 माइनस कीजिए। 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 9 में 3 जाएगा तो 6 और 7 में 3 4। 1 किसका होता है? A का। 6 किसका? F का। और 4 किसका पोजीशन नंबर? D का। AFD ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, AFD। 49वां सवाल है, आयु में A B से बड़ा है, C B से बड़ा है पर A से छोटा है, D E और B दोनों से छोटा है। D जो है E और B दोनों से छोटा है, B E से बड़ा है, तो ज्ञात करेंगे कि सबसे छोटा कौन है? B A D E। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए कि आपका उत्तर क्या आता है। चलिए देखते हैं क्या उत्तर आएगा इसका। आयु में A B से बड़ा है, A B से बड़ा है तो A ऊपर होगा और B नीचे होगा।
ठीक है। आयु में ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, बी को नीचे ए को ऊपर। सी बी से बड़ा है, सी जो है बी से बड़ा है तो सी कहाँ लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा। इसके ऊपर भी हो सकता है सी, ए के ऊपर भी सी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। पर ए से छोटा है, यहाँ क्लियर किया है कि सी जो है सो बी से बड़ा है, पर ए से छोटा है। कौन? सी। सी जो है बी से तो बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, तो सी का स्थान यहीं पर होगा। ठीक है। आगे डी ई और बी दोनों से छोटा है, डी जो है ई और बी दोनों से छोटा है, तो डी ई और बी दोनों से छोटा है तो मतलब डी नीचे होगा, क्योंकि डी जो है ई और बी दोनों से छोटा है। तो ई कहाँ होगा? डी के ऊपर भी हो सकता है, यहां हो सकता है और यहां भी हो सकता है। देखते हैं आगे पढ़ करके। आगे दिया हुआ है बी ई से बड़ा है, बी जो है किससे बड़ा है? ई से बड़ा है, मतलब ई का स्थान यहीं पर होगा। ठीक है। तब ने डी हो गया, डी ई और बी दोनों से छोटा है, डी जो है बी और ई दोनों से छोटा है। और आगे ई जो है सो यहां भी लिखा था, यहां भी लिखा था, यहां भी लिखा था, लेकिन आगे क्लियर कर दिया है बी जो है सो ई से बड़ा है, मतलब बी ई से बड़ा है, ई का स्थान यहीं पर होगा। ठीक। ज्ञात करें कि सबसे छोटा कौन है, तो जो सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे कौन होगा? डी। ई आपका सबसे छोटा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। पूछता सबसे बड़ा कौन है, तो ए हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर डी होगा। ठीक है, डी सबसे छोटा है, सबसे बड़ा क्या होता? ए होता। तो आज का अंतिम क्वेश्चन 58, 52, 46, 40, 34 में अगली संख्या कौन है? 58, 52, 46, 40, 34 में अगली संख्या कौन है? 30, 32, 28, 26। तो देखिए कि आपका उत्तर क्या होता है। तो सॉल्व करते हैं, देखते क्या उत्तर आएगा। 58, 52, 46, 40, 34, ये देख कर लग रहा है कि संख्याएं क्या हो रही है? घट रही है। देखिए तो कितना से घट रहा है? ये 58, 52 हो गया, कितना घटा? 6। ये भी कितना घटा? 6। 46 से 40 हो गया, कितना घटा? 6। ये भी कितना घट गया? 6। मतलब जो अगली संख्या होगा वह 6 घट के आएगा। तो 34 में 6 घटाइए, 34 में 6 घटाइए, 14 में 6 जाएगा तो 8, 28, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। ये आपका आर्मी टेक्निकल का क्वेश्चन था, जो दिसंबर 2020 में जो आर्मी टेक्निकल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछा गया है। आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ करके बनाइए और देखिए आपका उत्तर क्या आता है। इसी तरह से हम टेस्ट सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को हमेशा आप देखते रहिए। आपका आर्मी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा। अगर पूरे क्लास को अगर अच्छे से देख लेते हैं, पूरे वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका आर्मी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। कोशिश यही करना है कि आप एग्ज़ाम में कम से कम नेगेटिव लें और स्कोरिंग आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो स्कोरिंग अच्छा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आज का स्कोरिंग कितना हुआ आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। मन से पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट होगा। थैंक यू।